तो समाज ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि व्यवस्था? जोर से बोलिए। पिछले 75 साल से इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि वोटिंग अच्छी हो, वोटिंग ज्यादा हो, वोटिंग ज्यादा हो, सब लोग वोट करें, वोट करें। मैक्सिमम 60% वोट, 70% वोटिंग होती है। एक कानून बना दीजिए, जो वोटिंग नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अगले चुनाव में 100% वोटिंग होगी। हाँ, उसमें थोड़ी छूट दे दीजिए कि जो हॉस्पिटल में है उसको छूट है, जो कहीं सर्विस में है उसको छूट है, जो बॉर्डर पे है उसको छूट है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो छूट है, प्रधान से लिखवा के देना पड़ेगा कि भाई ये गांव में नहीं थे, अपनी जगह पे नहीं थे, इसलिए छूट है, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। इतना कर दीजिए, मैं कह रहा हूं अगले इलेक्शन से 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या महत्वपूर्ण हुआ, समाज या कानून? हमारे देश में लाखों की संख्या में संत है, कथावाचक है, सबको कह रहे हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मौलवी भी कहते हैं झूठ मत बोलो, पादरी भी कहते हैं झूठ मत बोलो। झूठ रुकी क्या? झूठ कम हुई क्या? आप झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। दुनिया के कई देशों में है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए झूठ नहीं रुक रही। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है। हर थाने पे एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बना दीजिए। झूठ बोलने के लिए कानून बना दीजिए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा, झूठी गवाही पे 10 से 20 साल की सजा, झूठी शिकायत पे 10 से 20 साल की सजा, झूठा मुकदमा कराने में 10 से 20 साल की सजा। जो झूठ बोला उसको 10 से 20 साल की सजा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो काम लाखों महामंडलेश्वर, कथावाचक, धर्मगुरु, पादरी, मौलवी नहीं कर पाए, वो काम एक कानून कर सकता है। आपको मैं कह रहा हूं 90% झूठ खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ। और इसका उदाहरण आपको मैं अमेरिका का देता हूं। डेविड कोलमैन हेडली आतंकवादी था, पकड़ा गया, हां जी बोला हमने ये काम किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो कह देता नहीं करते, हमने नहीं किया है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग पकड़ में ही आ जाता कि झूठ बोला, तो उसकी सजा 10 से 20 साल और बढ़ जाती। कुछ दिन पहले एक आदमी ने शर्ट चुराया था, जैसे पुलिस ने पकड़ा, शर्ट चुराया, हां बोले चुराया। फायदा क्या हुआ? शर्ट चुराने पे 5 साल सजा, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा। अगर कह देता नहीं चुराया तो 15 से 20 साल सजा होती। उसने मान लिया शर्ट चुराया तो 5 साल सजा हुई। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अगर इस संविधान को हम वास्तव में चरितार्थ करना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें 2 काम करना पड़ेगा। धर्म की जय हो और अधर्म का। अब धर्म की जय हो का रास्ता है शिक्षा, और अधर्म का नाश हो इसका रास्ता है न्यायिक व्यवस्था। सत्य बोलना चाहिए, यह हमारे सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है, ऐसा हमारे पिनल कोड में एक धारा होनी चाहिए। प्रेम से बोलने पे एजुकेशन में एक चैप्टर होना चाहिए, हमारे प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए। प्रेम से बात करना है। नफरत फैलाई तो इंडियन पिनल को, भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर, एक सेक्शन होना चाहिए, नफरत फैलाते ही 10 से 20 साल सजा। अहिंसा पे चलना चाहिए, ऐसा हमारे एजुकेशन में चैप्टर होना चाहिए। और हिंसा किया तो गंभीर दंड, भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए। मैं इसको जब कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था कि भारत में अपराध ज्यादा क्यों है, अमेरिका में अपराध कंपैरेटिवली कम क्यों है, सिंगापुर को मैंने देखा, कई देशों का पढ़ा मैंने, उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण यह है, हमने मैकाले के कानून को बदला ही नहीं। अंग्रेजों ने भारत में एक भी कानून भारतीयों के लिए बनाया ही नहीं था। प्रत्येक कानून, प्रत्येक व्यवस्था उन्होंने या तो लूटने के लिए बनाया था या तो बांटने के लिए बनाया था। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया,
जब इंडियन पिनल कोड बन गया, उनको लगा यार कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून बना दिया 1861 में पुलिस एक्ट। जब पुलिस एक्ट बन गया, फिर उन्होंने सोचा भारत में अभी ज्यादा सोना चांदी किधर है, उनकी नजर पड़ी साउथ पे। शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया। महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया तो मुगल आगे नहीं बढ़ पाए, यानी आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये उनके कंट्रोल में नहीं आया। जब ये उनके कंट्रोल में नहीं आया तो वहां के मठ मंदिर बचे रह गए। मठ मंदिर बचे रहे, इसका मतलब सोना चांदी धन भी बचा रहा। अंग्रेजों ने तुरंत 1863 में कानून बनाया और मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लिया। जितने काम मुगलों ने तलवार के दम पे किए थे, उतने सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। अंग्रेजों में और मुगलों में केवल इतना अंतर था, वो तलवार के दम पे लूटते थे, अंग्रेज कानून बना के लूटते थे। फिर एविडेंस एक्ट बना दिया। फिर उनको लगा कि नहीं, यहां की जमीनों पे भी कब्जा करना है। 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए, पूरे देश में सिविल लाइन का निर्माण किया। आप सिविल लाइन में जाके देखिए, वहां की जमीनों पे किसका कितना ज्यादा कब्जा है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे करते चले गए, करते गए। तो कायदे से जब यह संविधान लागू हुआ और हमारे पूर्वजों ने शपथ लेना शुरू किया, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। सबकी शपथ यही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, सबकी शपथ यही है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। जिसकी शपथ ली जाती है ना, उसी की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाता है। जैसे कह रहे हैं पिताजी की शपथ लेता हूं, इसका मतलब पिताजी की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। मैं माताजी की शपथ लेता हूं, यानी माता की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। अब हमारे संविधान में लिखा है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, यानी मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। ईश्वर की इच्छा के अनुसार क्या कार्य करूंगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, धर्म की जय करूंगा, धर्म का नाश करूंगा, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करूंगा, विश्व का कल्याण करूंगा। तो दो काम सबसे पहले करना चाहिए था। शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए था और मैकाले के जुडिशियल सिस्टम को बदलना चाहिए था। दुर्भाग्यवश न मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बदली गई, न मैकाले का जुडिशियल सिस्टम बदला गया, इसलिए वो स्थितियां कंटिन्यू रही। आज भारत में अगर हम दुनिया में किसी मामले में पीछे हैं, दुनिया में किसी भी मामले में, मैं सारे कहां कहां पीछे हैं, कहां कहां आगे, उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम कहीं पीछे हैं या कोई समस्या है, तो उसके लिए मैं बहुत हद तक भारत की न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं, बहुत हद तक। और न्यायिक व्यवस्था से ज्यादा कानून को जिम्मेदार मानता हूं। तो तरीका यह था कि 1950 में सारे अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर देना चाहिए था, अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था, अपनी पुलिस व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था, अपनी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना चाहिए था। वो काम नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, पिछले 10 साल में उन्होंने लगभग 1600 अंग्रेजी कानून खत्म किए हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली इंडियन पिनल कोड को बदलने की बिल पेश हो गया है, एविडेंस एक्ट को भी बदलने के लिए बिल पेश हो गया है। तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा यह मानना देर हुआ है। कायदे से यह सब काम 1950 से 60 में होना चाहिए था। हमने 125 बार संविधान बदल दिया, लेकिन 20% संविधान को लागू ही नहीं किया। जब संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरिन भारत। कैसा भारत? सोवरिन का मतलब क्या हुआ? संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब अब कुछ भी गुलामी का नहीं रहेगा। ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की कर व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी की टैक्स सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। तभी तो हुआ संप्रभु। एक्चुअल में संप्रभुता पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई। मैं विदेशी चीजों की नकल करने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बार तुलना तो करना चाहिए ना।
कि हमारा सिस्टम अच्छा है या विदेश वाला सिस्टम अच्छा है, हमारा संस्कार अच्छा है या विदेश का संस्कार अच्छा है, हमारी प्रथा अच्छी है या विदेश की प्रथा अच्छी है, हमारा जीवन जीने का तरीका अच्छा है या विदेश का जीवन जीने का तरीका अच्छा है, हमारी जीवन शैली अच्छी है या विदेश की जीवन शैली अच्छी है। उल्टा बहुत सारे समाज में जहर घोले गए ठीक संविधान की भावना के खिलाफ। कई बार तो हमारे नीति नियंताओं ने, जिनकी ड्यूटी थी कि संविधान को लागू करते, उन्होंने इस संविधान को जूते से रगड़ दिया, कई बार रगड़ा। और जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए कानून बनाए थे, वैसे बाद की सरकारों ने भी नहीं बनाया, बहुत सारे कानून बनाए। 1800 डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया। डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1836 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया। डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत 1837 में शरीयत एक्ट बनाया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बनाते चले गए। लेकिन पता नहीं हमारे देश को लूटने के लिए 1863 में, मैंने आपको पहले बताया था, एंडाउमेंट एक्ट बनाया, मठ मंदिर कंट्रोल कर लिए पूरे। उसको अंडू करने की बजाय, उसको खत्म करने की बजाय हमारी सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया। अब थोड़ा सा उस पर काम शुरू हुआ, और इनफैक्ट सरकारों ने अगर गलत काम नहीं किया होता तो हम आपके सामने भी नहीं होते। मैं अच्छा खासा एक शांति के साथ इंजीनियर बन के अपनी नौकरी कर रहा था। मैं मारुति में था। पहले मारुति गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड। मैं डेली देखता था कि क्या हो रहा है, संसद में किस बात पे चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चर्चा हो रही है। एक पेपर पढ़ता था, मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे मन में चल रहा है वो क्या पता इस पेपर में न निकलता हो। मैंने 2 पेपर लगा लिया। हमने कहा देखें अब कुछ होगा। 1 साल 2 पेपर पढ़ा, तब भी कुछ नहीं निकला। फिर 1 पेपर और लगा लिया। 3 पेपर हमने 3 साल तक पढ़ा, लगा कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि अब चलो आप क्लास में चलते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी और आप लोगों की तरह मैं वकालत करने आया। वकालत किया और फिर जो मेरे मन में था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना। संयोग से मुझे राम जेठमलानी जी मेरे प्रथम गुरु के रूप में मुझे मिल गए। तो मैंने उनसे थोड़ा क्रिमिनल लॉ सीखा, कॉन्स्टिट्यूशन सीखा। 2 साल उनके साथ काम किया। अब वो कभी जिसने तंदूर में जलाया था, कभी उसकी फाइल मुझे पढ़ने को दे दे, कभी किसी आतंकवादी की फाइल उठा के पढ़ने को दे दे, बोले इस पर रिसर्च करो। 2 साल बाद बोला, आपने कहा सर मैं इस काम के लिए नहीं आया हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो फिर मैंने उनका साथ भी छोड़ा, फिर पीआईएल के लिए अपना काम शुरू किया। मेरा यह मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। केवल जो आपदाएं हैं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, दैहिक जो समस्याएं हैं, दैविक जो समस्याएं हैं, इसको छोड़ के 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। 20% बीमारी का इलाज सुप्रीम कोर्ट में है, 80% बीमारी का इलाज संसद में है। उस पर चर्चा नहीं हुई। तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी जग रहे हैं, देश का युवा भी जग रहा है। ऐसे जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं। स्वामी जी ने इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। लगातार वो भी इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि अगले 5 साल में भारत में बहुत कुछ बदलेगा। सरकार भी प्रयासरत है, कानूनों को बदल रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है। उदाहरण के लिए, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति का जहर, है कि नहीं? जातिवाद है कि नहीं? भाषावाद है कि नहीं? क्षेत्रवाद है कि नहीं? है ना। और हमारा संविधान कहता है प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारा बढ़ाइए, देश की एकता अखंडता मजबूत करिए। जो बीमारी जहां से आती है ना, वहीं से निकलती है। कास्टिज्म सिस्टम 2000 साल पुराना। उसके पहले हमारे भारत में जाति थी ही नहीं। उसके पहले कोई जाति थी ही नहीं। काम के आधार पर लोग अपना टाइटल यूज करते थे। जो तेल निकालने का काम करते थे तेली कहलाते थे, नाव चलाने वाले नाविक कहलाते थे। इस तरीके से था।
लेकिन कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं था। लेकिन एक परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चल रही है, इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था से भी पुरानी परंपरा है। वो परंपरा है गोत्र व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से 4 वर्ण बाद में बने हैं, उसके पहले गोत्र सिस्टम चालू हो गया। गोत्र सिस्टम क्या है? ऋषियों के आश्रम से जुड़े हुए सारे लोग उसको अपना सरनेम लगाते थे। भार्गव ऋषि से जुड़े हुए भार्गव जी के आश्रम में जितने लोग आते थे, चाहे वो कथा सुनने आ रहे हो, या वहां कुछ दान देने आ रहे हो, या उस आश्रम में कोई गाय का दूध निकालने वाला है, या उस आश्रम में कोई गाय की सेवा करने वाला है, या उस आश्रम में कोई भोजन बनाने वाला है, जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या बन गया? भार्गव। ऐसे गर्ग ऋषि के आश्रम में जो कनेक्टेड लोग थे वो सारे बन गए गर्ग। भारद्वाज जी के ऋषि से कनेक्टेड लोग सब बन गए भारद्वाज। कश्यप ऋषि से कनेक्टेड सारे लोग बन गए कश्यप। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था का फायदा यह था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। आपकी आर्थिक क्षमता कुछ भी हो, आपका काम कुछ भी हो, चूंकि आप उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप वही सरनेम लगाते हैं, तो भेदभाव खत्म। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। और अगर आप देखिए तो भारत में जो गोत्र है वो सभी जातियों में कॉमन है। जैसे मैं भारद्वाज हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अयोध्या के पास के बहुत सारे भारद्वाज क्षत्रिय हैं। मुजफ्फरनगर के पास के बहुत सारे भारद्वाज जाट हैं। हरियाणा के यमुनानगर में सैनी जो सब्जी उब्जी का काम करते हैं वो भी भारद्वाज है। तो यानी ब्राह्मण भी भारद्वाज, क्षत्रिय भी भारद्वाज, वैश्य भी भारद्वाज, दलित भी भारद्वाज। ऐसे कश्यप में है, ऐसे वत्स में है, ऐसे वशिष्ठ में है, ऐसे अंगिरा में है, जितने भी गोत्र हैं सारे वर्णों में है। यानी अगर हमारी सरकारों ने सरकारी कागजों में जाति पूछने की बजाय गोत्र पूछना शुरू किया होता तो जातिवाद का जहर बहुत कम हो गया होता, लोगों में एकता पहले से बढ़ गई होती कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या भाषावाद है। भाषा के आधार पर लोग लड़े जा रहे हैं। बंगाली हिंदी वाले से लड़ रहा है, तमिलनाडु वाले हिंदी वाले से लड़ रहे हैं आपस में। जो गोत्र तमिलियन का है वही गोत्र कश्मीरियों का है, वही गोत्र असमियों का है, वही गोत्र बिहारियों का है, वही गोत्र बंगालियों का है, वही हरियाणियों का है, वही पंजाबियों का है, वही हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वालों का है। जाति की बजाय अगर हमने गोत्र लगाया होता, भाषावाद कम होता कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पंथवाद, पंथ आपस में लड़े जा रहे हैं। जो गोत्र जैन का है वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है, वही गोत्र हिंदू का है, और हमारे जो मुस्लिम परिवार जो बहुत पुराने से जानते हैं अपनी जड़ों को, इनफैक्ट वही गोत्र उनमें भी है। पंथ अलग हो गया, पूजा पद्धति अलग हो गई, गोत्र पता है लोगों। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो पंथवाद भी खत्म होता। हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो क्षेत्रवाद खत्म होता, क्योंकि कश्मीर से केरल तक गोत्र कॉमन है, श्रीनगर से श्रीगंगानगर तक गोत्र कॉमन है, कच्छ से कामरूप तक गोत्र कॉमन है। और सबसे बड़ी बात यह, शादी विवाह में कितना आसान होता आप देखिए इसको जरा। अभी हम शादी विवाह करते हैं तो ये कहते हैं बस अपनी जाति में करना है। गोत्र में इसका उल्टा होता है, अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी सब में करना। अभी शादी विवाह क्या, किसी और जाति में नहीं करना, केवल अपने वाली में करना। दोनों में सोच अलग हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम भारद्वाज हैं तो हम भारद्वाज में नहीं करेंगे, बाकी के 99 गोत्र में शादी करेंगे। अभी उल्टा चल रहा है, अभी हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में शादी करेंगे, बाकी 10,000 जातियों में नहीं करेंगे। अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो भारत जो 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, यह 100 गोत्रों में एक हो गया होता।
अगर हमने गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो जो लगभग 25 भाषाओं में जो भारत बटा हुआ है ये एक हो गया होता। क्षेत्रवाद खत्म होता, जातिवाद खत्म होता, भाषावाद खत्म होता, पंथवाद खत्म होता। एक और बड़ी मिस्टेक, हमने सरकारी कागजों में पहली बात तो जाति की बजाय, गोत्र की बजाय जाति पूछना शुरू किया। दूसरा, अंग्रेजी के फॉर्म में तो हमने लिखना शुरू किया रिलीजन, लेकिन हिंदी के कॉलम में लिखना शुरू कर दिया धर्म। बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी सरकारों ने किया और आज तक कर रहे हैं। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। रिलीजन का मतलब क्या होता है? पंथ। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत अगर धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियों पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे यतो धर्मस्ततो जय लिखा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है, जो सुप्रीम कोर्ट के हर कोर्ट में लिखा हुआ है, सामने जज के सामने लिखा हुआ है, कुर्सी पे भी लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगी उसकी जय होगी। यानी भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में 90% लोग भारत को धर्म निरपेक्ष करने लगे। और हमने जन्म प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन हो, हर जगह वो एक गलत तरीका, इवन आईएएस के फॉर्म में भी, कलेक्टर के फॉर्म में भी जो हिंदी में भरा जा रहा है वहां धर्म लिखा है, पंथ लिखा ही नहीं। इतनी बड़ी गलती चल रही है। देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, स्वामी जी जैसे लोग कुछ अगर ऊपर बात उठाएंगे नहीं उठाएंगे तो आर्टिकल 32 तो है ही अपने पास सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए। भाई तरीका ये है, आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ऊपर लिखवाइए धर्म, आगे सनातन धर्म, पंथ, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ये पंथ हो गए, पंथ आ गए। फिर गोत्र लिखवा दीजिए। अरे बड़ा इंटरेस्ट है, अगर जाति का जहर घोलना है तो चौथे नंबर पर जाति भी डाल दीजिए। लेकिन दो चीज तो लिखवाइए, पंथ और गोत्र तो लिखवाइए, धर्म को, सनातन धर्म तो लिखवाइए। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, पंथ उसका अलग अलग है। सबका धर्म सनातन है। धर्म एक, पंथ अनेक। जब धर्म एक, पंथ अनेक है तो धर्म का कालम ऊपर होना चाहिए, पंथ का कालम उसके नीचे होना चाहिए। ऐसे गोत्र एक, जातियां अनेक। भारद्वाज गोत्र वाला ब्राह्मण भी है, भारद्वाज गोत्र वाला क्षत्रिय भी है, भारद्वाज गोत्र वाला दलित भी है, भारद्वाज गोत्र वाला पासवान भी है। मैं इसके पहले किसी कॉलेज में था तो वहां हमसे सामने सवाल पूछ लिया, जी हमको तो अपना गोत्र ही नहीं पता, हम क्या करें? हमने कहा गूगल कर लो, जो गोत्र पसंद आया आज से लगाना शुरू कर दो। किसने रोका हुआ है? किसी ने सवाल पूछा। मैं पुणे के फर्गुसन कॉलेज में था। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना तिलक जी ने किया था और फर्गुसन कॉलेज में सावरकर जी ने पढ़ाई किया था। मैं उनके हॉस्टल में कमरा भी देखने गया, जिस छात्रावास में रहते थे। तो बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो वहां एक छात्र ने बोले साहब हमको तो अपना गोत्र ही नहीं पता, हम क्या करें? हमने कहा नहीं पता तो गूगल कर लो। तुम्हें अगर कश्यप अच्छा लगता है कश्यप लगा लो, भारद्वाज अच्छा लगता है भारद्वाज लगा लो, कोई कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जाति छोड़ो, गोत्र लगा लो। अब हम सब लोग यहां चूंकि बड़े हो गए हैं, सबका सर्टिफिकेट बन गया है, सबके टाइटल बन चुके हैं, राशन कार्ड में नाम आ गया है, कुछ लोगों का वोटर आईडी में भी नाम आ गया होगा, चलो नहीं बदल सकते। लेकिन अब जो हमारे यहां नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, उन नौनिहालों का आज से 2023 से हम गोत्र लगाना शुरू करें सबका। अगले 10 साल के अंदर 10,000 जातियों में बटा हुआ भारत 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएगा। 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएगा। भाषावाद के आधार पर बटा हुआ भारत इकट्ठा हो जाएगा। क्षेत्रवाद के आधार पर बटा हुआ भारत इकट्ठा हो जाएगा। मजहबी उन्माद बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता चला मुजफ्फरनगर के मुस्लिम परिवार चौहान लिखते हैं,
कई सारे लोग, उनसे मैंने गोत्र पूछा, अब मैं बताऊंगा नहीं, उनको अपना गोत्र भी पता है, बोले मेरा ये गोत्र है। तो बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को भी अपना गोत्र पता है, वो टाइटल लगाते हैं, चौहान लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं। पश्चिम यूपी में मुस्लिम परिवार आज भी चौधरी त्यागी लिखते हैं। मैंने उनसे बात किया तो उनको अपना गोत्र भी पता है। सोचिए कितना बढ़िया, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो संविधान का लक्ष्य है, प्राणियों में, जोर से बोलिए, प्राणियों में सद्भावना होगी कि नहीं?